एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 4 BFUHS इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास। मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना चुकी हूँ जो कि मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप ये अगले और पिछले वाले पार्ट्स दे सकते हैं। उसके साथ साथ मेरी नर्सिंग ऑफिसर्स की जो MCQs की सीरीज़ है वो भी चल रही है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन असेसिंग अ चाइल्ड थायराइड स्टेटस, जब हम किसी का थायराइड स्टेटस चाइल्ड का असेस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड बी डॉक्यूमेंट एज अ सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा कौन सा होता है? जो पेशेंट हमें खुद से बताता है, ठीक है। तो इसमें से है फटीग, वेट लॉस, हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया। सो देखो, ऑब्वियसली पेशेंट क्या बताएगा मैं चाइल्ड कि वो थका थका सा है, ठीक है। एक चाइल्ड तो बता ही सकता है ना, ना एज है इसमें, ना इन्फेंट बोला है, ना न्यूनेट बोला है, चाइल्ड बोला है। तो हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि वो हमें सब्जेक्टिव डाटा किस चीज़ का दे रहा है, कि वो एक फटीग पर्सन है। बाकी सब चीज़ें तो हम असेस करेंगे जब ऑब्जर्वेशन में लाएंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For a patient who underwent thyroidectomy 2 days ago, which laboratory value requires close monitoring? अगर कोई पेशेंट है जो कि थायरोडेक्टमी हुई है जिसकी 2 दिन पहले, तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है जो क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर करती है? पोटाशियम लेवल, कैल्शियम लेवल, WBC काउंट या फिर सोडियम लेवल? सो देखो, ऑब्वियसली कैल्शियम लेवल। थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या होती हैं? पैराथायराइड ग्लैंड्स, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस को बॉडी में मेंटेन करके रखती हैं। सो वो अगर कट हो गई हैं तो हमें कैल्शियम लेवल भी डिटेक्ट करना पड़ेगा, उसको क्लोज मॉनिटर करना पड़ेगा उनकी प्रिवेंशंस के लिए, कि देखने के लिए कि कहीं पैराथायराइड ग्लैंड्स तो नहीं निकल गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। So next question is, become angry and aggressive towards the nurse after speaking on a phone with his mother. Student nurse recognize this is which of a coping mechanism? देखो, एक पेशेंट है, अपनी मदर के साथ बात करने के बाद वो नर्स के साथ एंग्री और एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो स्टूडेंट नर्स इस चीज़ को किस कोपिंग मैकेनिज्म से रिकॉग्नाइज करेगी? हमारे पास ऑप्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफेरेंस, प्रोजेक्शन या फिर सब्सटीट्यूशन। सो ये किस चीज़ से हमें बताएगी कि कोपिंग मैकेनिज्म है? दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट कोपिंग मैकेनिज्म। ट्रांसफेरेंस का मतलब होता है कि किसी को लगेगा ऐसे कि जैसे कि अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया है, वो कहेगा तुम मेरी बेटी की जैसी लगती हो, तुम मेरी सिस्टर के जैसी लगती हो। तो ट्रांसफेरेंस इज़ दिस कोपिंग मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन इज़ लाइक, अगर कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और वो ब्लेम किस पे करेगा? कोई सेकंड पर्सन पे या फिर ऑब्जेक्ट पे। लाइक वो ब्लेम कर देगा, कॉलेज वालों ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। सब्सटीट्यूशन इज़ लाइक, MBBS करना था और नर्सिंग फील्ड में आ गए बिकॉज MBBS क्लियर नहीं हुआ। दिस इज़ फॉर देम जो कि MBBS क्लियर करना चाहते थे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज कैरिंग अ न्यू बॉर्न विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, द बेस्ट कवरिंग ऑफ द लीजन इज। एक पेशेंट है, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो नर्स उस न्यू बॉर्न की केयर कर रही है, तो उसकी कवरिंग कैसे करेंगे? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको पता ही है, मदर ने फॉलिक एसिड नहीं लिया होगा, इसलिए उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया है। स्पाइना बाइफिडा पे मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आपको वो देखनी है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया उसमें, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके सैक को कैसे कवर करना है? मॉइस्ट स्टेराइल नॉन एडिरेंट ड्रेसिंग, ड्राई स्ट्राइप ड्रेसिंग, टेल्फर्ड ड्रेसिंग विद एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या फिर स्टेराइल और कल्सिव प्रेशर ड्रेसिंग। ऑब्वियसली हम उसे मॉइस्ट स्टेराइल नॉन एडिरेंट ड्रेसिंग से करेंगे बिकॉज वहाँ पे ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए ताकि सैक पे उसको इरिटेशन ना हो। ड्राई ड्रेसिंग तो बिल्कुल नहीं देंगे। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रेशर ड्रेसिंग नहीं करेंगे बिकॉज उससे क्या हो सकता है, सैक रप्चर हो सकता है और उसको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पेशेंट विद द ग्रेव्स डिसीज इन अ मेडिकल यूनिट, विच असेसमेंट फाइंडिंग स्पोर्ट्स दिस डायग्नोज। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेव्स डिसीज़ क्या है। तो जो ग्रेव्स डिसीज़ है किस पेशेंट में होती है? हाइपरथायराइड जो पेशेंट होता है उसमें देखी जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो असेसमेंट फाइंडिंग है इस डायग्नोज को सपोर्ट करेगी? ब्रेडिकार्डिया, पेरीऑर्बिटल एडिमा, एक्सेल्मोथैलमस और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो कौन सा है? सो ऑब्वियसली एक्सोफथैलमस, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फैट है उसकी अक्यूमुलेशन हो जाती है बिहाइंड द ईयर, जिसके वजह से उसके आई में प्रॉब्लम आती है। और हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, इसमें आप याद रख सकते हैं 3H साइंस इसके जो शो होते हैं, दैट इज़
हंगर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हीट इंटॉलरेंस होगी, ठीक है, और हाइपर टेंशन, ठीक है। 3 H's के साइंस हैं, तो याद रखना ये क्या है, हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबनॉर्मल इन चाइल्ड डायग्नोज विद हीमोफीलिया। एक चाइल्ड है, उसको हीमोफीलिया डायग्नोज हुआ है, तो इसमें से क्या एबनॉर्मल होगा? प्लेटलेट काउंट, WBC काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल या फिर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ऑब्वियसली APTT टेस्ट करते हैं हम उस पेशेंट का, ठीक है। APTT टेस्ट से हमें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से हमें पता चलता है कि उस पेशेंट में जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन सा डिसअपियर है, दैट इज 8 और 9 फैक्टर, और उसको क्रायो प्रेसिपिटेट भी दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स, ठीक है, हीमोफीलिया वाले में। तो हम उसमें APTT टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि उसमें कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है मिसिंग हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, इन 7-month-old चाइल्ड हैज़ बीन डायग्नोज विद सेरेब्रल पाल्सी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन वुड द नर्स असेस एज अ कंसिस्टेंट विद दिस डायग्नोज। एक 7 month का ओल्ड चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी हुआ है उसको, ठीक है। कौन सा साइन जो है नर्स डायग्नोज करेगी, जो कौन सा साइन इस डायग्नोज से कंसिस्टेंट होगा? पॉजिटिव ग्रास्प साइन, हर्लीक्विन साइन, पेंगुइन चेस्ट या फिर सर्कममुरल साइनोसिस। सो पॉजिटिव ग्रास्प साइन है वो हमें देखने को मिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा पेशेंट कौन सा है, सेरेब्रल पाल्सी वाला, क्योंकि जो ग्रास्प साइन है वो डिसअपियर हो जाता है कौन सी एज पे? इन 3 to 4 months में। पर हमारे पास ये कौन सा बच्चा है? 7 month का बच्चा है, इट मीन्स पे उसमें सेरेब्रल पाल्सी है। हर्लीक्विन साइन क्या होता है? हाफ बॉडी रेड दिखती है और हाफ बॉडी पिंक दिखती है। सर्कमम्यूरल साइन कौन सा होता है? ओरल कैविटी में क्या हो जाता है? साइनोसिस हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है ओरल कैविटी में। सो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। तो ग्रास्प साइन हम देखेंगे तो उस हमें पता चल जाएगा कि उस पेशेंट को सेरेब्रल पाल्सी है, उस डायग्नोज से कंसिस्टेंट रहेगा ये साइन, ठीक है, क्योंकि उसमें डिलेड माइलस्टोन्स देखने को मिलते हैं। तो ग्रास्प साइन तो डिसअपियर हो जाता है 3-4 month में ही बेबी के, तो 7 month पे भी दिख रहा है इस पेशेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच साइन बेस्ट इंडिकेट इंक्रीज्ड इंटरक्रेनियल प्रेशर इन इन्फेंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। फेवरेट क्वेश्चन है BF-UHS का, कि इनमें से कौन से साइंस हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रखा है। तो हमारे पास ऑप्शन है, वो सब अप्लाई करने हैं जो कि ठीक है। स्लीपिंग मोर देन यूजुअल, इंक्रीज एपेटाइट, हाई पिच्ड क्राई, कंप्लेंट ऑफ ब्लड विजन या फिर संकन एंटीरियर फॉन्टेनल। सो देखो संकन एंटीरियर फॉन्टेनल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इंक्रीज हुआ है इंटरक्रेनियल प्रेशर तो बल्ज आउट एंटीरियर फॉन्टेनल देखने को मिलेगा, उभरा हुआ। उसके बाद इंक्रीज भी नहीं होगी एपेटाइट उसकी, और ब्लड विजन तो वो कंप्लेंट कर ही नहीं सकता क्योंकि छोटा बच्चा है। सो स्लीपिंग मोर देन यूजुअल और हाई पिच क्राई जो है हमें देखने को मिलती है जो छोटा इन्फेंट होता है उसमें। सो हमारा जो ऑप्शन ए है 1 and 3 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, A client is diagnosed with schizophrenia as experiencing anhedonia, which nursing diagnose address regarding this client problem। तो एक क्लाइंट है जो डायग्नोज हुआ है स्कीजोफ्रेनिया से, और वो एहेंडोनिया क्या होता है? कोई भी प्लेजर फील नहीं करना, अपने आप में ही रहना, ठीक है, उसको बोलते हैं एहेंडोनिया, ठीक है। तो वो पेशेंट को डायग्नोज एड्रेस रिगार्डिंग दिस, तो कौन सा नर्सिंग डायग्नोज होगा इसके रिगार्डिंग? डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, रिस्क फॉर सुसाइड या फिर इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज एहेंडोनिया क्या होता है कि कोई भी प्लेजर जो है वो पेशेंट फील नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी प्लेजर फील नहीं कर सकता, और उसका वर्बल कम्युनिकेशन कोई भी एक्सप्रेस आउट नहीं करेगा, स्पीक आउट नहीं करेगा, तो उसका वर्बल कम्युनिकेशन जो है क्या हो जाता है? इम्पेयर्ड हो सकता है। सेंसरी परसेप्शन, सेंसेस तो उसकी प्रॉपरली काम कर रही हैं, ठीक है। थॉट प्रोसेस भी उसका डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है। रिस्क फॉर सुसाइड नहीं है उसको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, An infected person is less likely to counter a susceptible person when a large proportion of a member of a group are immune, select all that apply। यहाँ पे सिर्फ आएगा इम्यून। सो देखो क्या है, जब लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर्स को हम इम्यून कर देते हैं, ठीक है, तो लेस चांसेस होते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन आने के। तो उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, पैसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक। सो ऑब्वियसली उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जब लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर्स को इम्यून किया जाए तो वो लेस, जैसे कि अभी कोविड आया था, तो कोविड में क्या था?
सबको थोड़ी हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी लार्ज प्रोपोर्शन में इम्यून थे, वो जो सस्पेक्टेबल भी थे, तो वो इम्यून थे, तो उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जिनको नहीं हुआ उनकी हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, तो उन्होंने लेस काउंटर किया उस डिसीज़ से। सो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर BFUHS। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप रेगुलरली इन वीडियोस को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो और नए नए क्वेश्चंस के बारे में पता चले। और अगर कोई नया क्वेश्चन लगे तो प्लीज़ उसे लिख लीजिए, बिकॉज कभी कभी हम दोबारा वीडियोस पे नहीं जाते हैं, आज वी ऑल आर लेजी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर करिए अपने नर्सिंग सर्कल में। एंड ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ फॉर मोर वीडियोस। और दोपहर 3 बजे स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।